हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं बिहार दरोगा के साथ में। आप टेस्ट सीरीज की दुनिया में आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ आपको याद रखना मेरे साथी, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में अब चलते हैं टेस्ट सीरीज में। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन तो नहीं है मेरे साथी, पिछले वीडियो का 50 नंबर का क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए छोड़कर गया था, इसमें बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे दिए हैं, एक आध दो का गलत आंसर आया है। कोई बात नहीं, तो 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है ना। 50 नंबर का क्वेश्चन ये था मेरे साथी, ध्यान देना है कि मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था, वही संबंध लोदी वंश का किन से था? यही क्वेश्चन कह रहा है ना। ये कह रहा है कि मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था। आप याद रखेंगे, बहादुर शाह जफर मुगल वंश का, है ना, अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, जिन्हें द्वितीय भी कहा जाता था। बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना, जफर उनकी उपाधि थी, जो 1857 की क्रांति में, है ना, उन्हें नेतृत्व संभाले थे दिल्ली से। कोई बात नहीं, तो जिस प्रकार से मुगल वंश का अंतिम शासक थे, ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि लोदी वंश का संबंध किन से है? तो बहलोल लोदी से था, दौलत खान लोदी से, इब्राहिम शाह लोदी से, या सिकंदर लोदी से? बताइए। तो भैया इसमें जो हो जाएगा, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी होता है, याद रखिएगा। ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब इसका रहा है। चलिए ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दिए थे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं आज के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन आज का आपका ये है मेरे साथी, ध्यान से इसको पढ़ें और ऑप्शन देखें और सही सटीक आंसर लगाएं। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे साथी, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? राजस्व प्रणाली के माने राजस्व विभाग कौन देख रहा था? क्या बैरम सिंह थे, बैरम खां, या मान सिंह, बीरबल, या टोडरमल? याद रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो टोडरमल के हाथों में उनका पूरा राजस्व व्यवस्था था, यानी कि राजस्व प्रणाली से संबंधित जो व्यक्ति होंगे वो होंगे आपका टोडरमल। या ध्यान रखेंगे, बैरम खां देखिए उनके संरक्षक भी थे, उनके गुरु भी थे। याद रखेंगे, मान से जाकर उनके सेना और सैनिक सेनापति भी रहे, है ना। बीरबल तो उनके दरबारी व्यक्ति थे, कहना नहीं है, लाजवाब शॉट मारते थे जब कभी कभी, है ना। अकबर और बीरबल की कहानी आपने बहुत सुना होगा, बहुत चतुर और चालाक और एकदम मुंह बोली व्यक्ति थे, है ना। चलिए बीरबल। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये रहा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे साथी, कनिष्क की राजधानी थी कहाँ थी? तक्षशिला, पुरुषपुर यानी जिसको पेशावर, कनौज, या लोथल? बताएंगे। कभी कभी पूछा है कि लोथल कहाँ है, तो यह एक बंदरगाह नगर है, ये गुजरात का है ना। अब आपका क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी थी कहाँ थी भाई? तो ये था आपका पुरुषपुर जो पेशावर। याद रखिएगा, पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, चीनी यात्री फाहियान। देखिए चीनी यात्री फाहियान एक हुवेन सांग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, किसके काल में आए थे, है ना। तो हुवेन सांग जो है, याद रखिएगा, क्वेश्चन जाता है हर्षवर्धन के काल में, है ना। और जो है फाहियान पूछ लिया गया इस क्वेश्चन में, कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, या हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन में तो आपका हुवेन सांग हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप। देखिएगा सेंट मार्टिन द्वीप जो है किस देश में स्थित है? याद रखना है, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो याद रखना है सेंट मार्टिन द्वीप जो है ये बांग्लादेश में है मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं
जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना। आचार्य सिरिल प्रभुपाद के, या स्वामी राम भद्राचार्य जी, या स्वामी श्री सत्यनारायण कांत जी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, है ना, किनकी 150वीं जयंती पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। मेरे साथी, तो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पहले भी हम आपको बता चुके हैं। आचार्य सिरिल प्रभुपाद जी के जयंती के शुभ अवसर पर 150वीं जयंती। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। सभी लोग जानते हैं, बड़ा इजी है। कोबाल्ट किस में? विटामिन B5, B1, विटामिन B3 या B12। याद रखेंगे तो विटामिन B12 जो याद रखेंगे वो कोबाल्ट से संबंधित है। याद रखेंगे कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देखते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है। आपने खाद्य श्रृंखला का 10% रूल बायो में पढ़ा होगा, वहीं से ये क्वेश्चन है मेरे साथी। कह रहा है कि कितने प्रतिशत भाग, 5%, 1%, 10% और 50%। एक को अगर खाते हैं तो उसके दूसरा खाता है, फिर उसको अगर कोई और खाता है, तो इस तरह से उनके उनके आहार में कितना परसेंट का अंतरित होता चला जाता है, तो वो है 10% का रूल। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे ध्यान देना है। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। कहां बनेगा भाई? कह रहा है कि फोकस पर बनेगा, या फोकस और केंद्र के बीच पर बनेगा, बीच में बनेगा, या केंद्र पर बनेगा, या केंद्र से यानी सी से दूर बनेगा। क्या बनेगा? जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो बनेगा आपका फोकस पर। ध्यान रखिए, कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है मेरे साथी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजी थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? देखिएगा, कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरा होता है। ऑप्शन है लाइसोसोम, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का। क्या हो सकता है? तो देखें, इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब आपका होगा लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली जिसे कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? इसके 2 या 3 वीडियो में पीछे मैंने बता रहा था, है ना, कि दरबारी कवि कौन था। उनका एक पुस्तक को मैं नाम बताया था, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, बिहारी और भूषण। देखेंगे पृथ्वीराज चौहान के दरबार से संबंधित कौन है ना। पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखा था, है ना, वो हैं चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो के लेखक। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के दरबार से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? है ना, अपनी सेना की क्षमता को बनाए रखना, जमींदारों एवं बनियों पर नियंत्रण रखना, जमींदारी एवं व्यापारियों के व्यवहार को समुचित करना, या आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना। क्या था? तो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण प्रणाली में मुख्य रूप से उनका ये सोच था कि हमारा सेना सैनिक शक्ति जो है ना, देखिएगा, सेना की क्षमता कायम रखना चाहते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी, ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। बताएंगे। तो खिलजी वंश से संबंधित ही है, तो अलाउद्दीन खिलजी ही इसका आंसर होगा। दीवान ए रियासत किसने बनाया था भाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आप फटाक फटाक देखें और फटाक फटाक इसको आंसर लगाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस में जितना संभव हो सकता है ना, उतने एक्सप्रेस के साथ में आप आंसर लगा सकते हैं। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? शाहना ए पील, भैया शाहना ए पील नहीं होगा। मीर बख्शी बिल्कुल सही जवाब। वजीर नहीं होगा। शवाहे निगर नहीं होगा, है ना, याद रखेंगे। कभी कभी सहना ये पील के बारे में देखिएगा, ये हस्त सेना के नायक हुआ करता था। हस्त सेना, जिससे हाथी पर सवार होकर लोग सेना चलते हैं ना, उसका वो, है ना, पूरा देख रेख करने वाला अध्यक्ष होता था सहना ए पील। मीर बख्शी मुगल काल में सेना का प्रधान हुआ करता था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए, वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। अब कह रहा है कहाँ आई? जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में, तत्कालीन मलाया में। तो याद रखेगा, उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन जो है वो देखिए कहां से हुआ था भाई? सिंगापुर से। कहां से? सिंगापुर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे साथी? मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? साहू जी, बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी या बालाजी बाजीराव? किसने किया होगा? तो मराठा सम्राट का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक इसमें से आपको जो दिख रहा है वही होगा मेरे साथी, शिवाजी। बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? चलिए, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, बताएं कहाँ होगा? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। अगर आप लोग के पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा तो आप इसका आंसर उठा लीजिए मेरे दोस्त। इसका आंसर होगा ए, कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? केरल की तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़? बड़ा इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखना है। मलयालम वहां की राजकीय भाषा है, केरल की, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? देखिए, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा पूरे हिंदुस्तान में कितने ऐसे राज्य हैं जहां का राज्य भाषा जो है आपका हिंदी है। क्या है? हिंदी है। तो ऑप्शन है 9, 18, 5 और 8। क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा मेरे साथी 9 राज्य का, है ना, हिंदी उसकी राज्य भाषा है। चलिए, और मैं आप लोग बताया था कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर चाहूंगा आप लोग से। आप लोग बताएंगे कि भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है। मैंने एक दो वीडियो पीछे मैंने पढ़ाया था, भारत में शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य नहीं पूछ रहा हूं मेरे साथी, शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है आप कमेंट में बताएंगे। चलिए, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला, आपको पता होगा कि अंटार्कटिका में भारत का 3 प्रयोगशाला है। कितने हैं? तो 3 प्रयोगशाला है। कहता है कि अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या है? प्रथम में कौन था, मतलब कि पूछ रहा है कि एक में कौन था? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, यमुनोत्री या गंगोत्री? तो याद रखना मेरे साथी, पहला जो था वो दक्षिण गंगोत्री था। याद रखेंगे, आपको वहां 3 को मिल जाएगा। एक जो हो गया आपका दक्षिण गंगोत्री, है ना, दक्षिण गंगोत्री, और दूसरा आपका यहां मिल जाएगा मैत्री, और आपको मिल जाएगा भारती। ध्यान रखना है, 3 है। 3 आपका देश का अंटार्कटिका में प्रयोगशाला बना हुआ है, देखेंगे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर आपका दक्षिण गंगोत्री ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान? क्या हो सकता है? बड़ा ये चर्चा में रहा है भाई, आप इसको जरूर याद कर लेंगे। आगामी जो एग्जाम आने वाली है उसमें ये नंबर 1 नंबर देने के लिए तैयार है। आप कहां तक तैयार है ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश। शरणार्थी शब्द आया तो समझ जाएंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा
क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर रहे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? पिरामिन ब्लैक, डेनिस फ्रांसिस, एंटोनियो गुटेरस, अब फिलेमन यांग। विटामिन डी यानी ऑप्शन जो है डी बिल्कुल इसका आंसर सही होगा मेरे साथी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष रहे हैं फिलेमन यांग, है ना, जो 2025 फरवरी में भारत की यात्रा पर थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? याद रखना है किस देश ने लॉन्च किया है, रूस, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया। एक बार और मैंने इस क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं आज, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार, है ना, रॉकेट को लॉन्च करने वाला देश आपका चाइना यानी चीन है मेरे साथी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षारीय विलयन का मान पीएच क्या होता है? क्षारीय कह रहा है, आप देखिएगा ये 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अगर क्या होगा, अधिक होगा, याद रखेंगे, तब क्या होगा, तो 7 से जब अधिक होगा तब क्षारीय हो जाएगा, 7 रहेगा था उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो क्षारीय का 7 से अधिक आपका बी में होगा, ध्यान रखिएगा। क्षारीय विलयन का मान कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन आकशेरुकी है? आकशेरुकी मतलब आप जानते हो कशेरुकी जीव और आकशेरुकी जीव, तो इसमें कह रहा है सरीसृप, ये तो कशेरुकी हो गया जी, स्तनधारी कशेरुकी हो गया, मछली भी कशेरुकी हो गया, तो ये जो है ऑर्थोपोडा, कौन, ये जो होगा ऑर्थोपोडा जो होगा मेरे साथी, याद रखना है ऑर्थोपॉड, याद रखेंगे, ऑर्थोपोडा जो होगा ये है आपका आकशेरुकी जीव, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन ये है साथी, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं, इसकी खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन का आधार ये है मेरे साथी कि दुई नाम पद्धति, सीधे सीधे जानिए कि दुई नाम पद्धति के, है ना, और नामकरण करने वाला कौन है? मैरी क्यूरी, चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर या कैरोलस लिनियस। पकड़ा गया होगा, बहुत वीआईपी क्वेश्चन हैं और बहुत इजी क्वेश्चन मेरे साथी, जो बहुत बिजी क्वेश्चन है, याद रखना है कैरोलस लिनियस दुई नाम पद्धति के जनक माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तब पढ़ के देखिए, अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, अस्थि मज्जा लाल रक्त, बिल्कुल ये सही है। मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 कशेरुकु, अभी ना कशेरुकु पढ़ रहे थे, 28 कशेरुकु होता है, अभी पढ़ रहे थे स्तनधारी जो होता है, तो मानव एक स्तनधारी एक कशेरुकु है, मगर ये कह रहा है कि 28 कशेरुकु, ये गलत है। याद रखना है जो बच्चा होता है उसमें तो 26 होता है, सॉरी बच्चा जो होगा उसमें 33 होगा, और जब ज्यादा वयस्क आदमी हो जाता है तब उसमें जाकर के 26 हो जाता है, याद रखिएगा 28 नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। मानव की हड्डी में जो कशेरुकु होते हैं, है ना, वो बच्चे में थोड़ा ज्यादा होता है, 33 होते हैं, और जब आदमी थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है या वयस्क हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तो देखिए उसकी संख्या जुड़ जाती है कुछ आपस में हड्डियां, और वो 26 रह जाती है। यहाँ बोल रहा है 28, यही क्वेश्चन क्या है, सही नहीं है। देखिएगा आंसर आपका निकल गया बी, है ना। आगे पढ़ते हैं, मध्य कर्ण माने कान के बीच वाले मौजूद स्टेपस, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेपिस, मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी। हाँ बिल्कुल सही है कि मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो वो स्टेपिस है मेरे साथी, वही इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। और मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स तो हर मानव के शरीर में ही होती है, लेकिन यह कोई जरूरी अंग नहीं है, यह एक अवशेषी अंग है, तो बिल्कुल ये बात भी सही है।
इतने सारे क्वेश्चन को आपने देखा, कह रहा है कौन सा गलत है, मैंने सही नहीं है। तो मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 के सूर्य को बता रहा है ये गलत है ना। बच्चों में 33 होते हैं और उससे जो आ जाता है आदमी तक 26 हो जाता है कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है, आपका मोबाइल में भी ऐसा होता है, और उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने अपने देखिए खुल के फटफट चल रहेगा, उसके इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, और उसे किस प्रकार के मैलवेयर के रूप में जाना जाता है? क्या ये स्पाईवेयर है, या ये वायरस है, या ट्रोजन हॉर्स है, या ज्यूस है? बताएंगे। एक नाम तो इसमें पता चल रहा होगा जो सभी लोग जानते होंगे, कंप्यूटर वायरस है ना। देखिए ये वायरस है। क्या है भाई? बी आपका ऑप्शन सटीक होगा मेरे साथी। नेक्स्ट पॉइंट देखना है आपका। अगला क्वेश्चन ये है साथी, धनवंतरी, देखिए धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है। धनवंतरी सदा सदन आप लोग देखते होंगे, धनवंतरी सेवा सदन बहुत जगह लिखे हुए दवाई के दुकान पे नहीं, धनवंतरी। तो ये जो थे एक चिकित्सक थे। कौन थे? एक चिकित्सक थे, मतलब कि आयुर्वेदाचार्य थे धनवंतरी। जैसे आपने चरक के नाम सुना होगा, उसी तरह से धनवंतरी एक आयुर्वेदाचार्य थे, यानी चिकित्सा करते थे। अब उन्हीं से संबंधित बात है, आराम से पता चल रहा होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए, सामाजिक क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए, वैज्ञानिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है मेरे दोस्त, चिकित्सा के क्षेत्र में। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? इसी तरह के क्वेश्चन हम कहा करते हैं मेरे साथी कि क्वेश्चन इजी है मगर बहुत बिजी है। कैसे कहेंगे कि बहुत बिजी है? देखिए क्वेश्चन है भारत का, कौन भारत का? तो आधुनिक भारत का पिता, देखिए पुनर्जागरण का पिता है ना, इन्हीं को कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, नयानंद लिखा गया, वाह दयानंद होना चाहिए, राजा राम मोहन राय। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए हम लोग। चलिए, निम्न में से किस मुद्रा को IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नाम सुने होंगे आप लोग, IMF है ना, कि कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? कृत्रिम मुद्रा किसको कहते हैं भैया? तो कृत्रिम मुद्रा कहते हैं प्लास्टिक मनी को, SDR को, मानक मुद्रा को, या नजदीकी मुद्रा को? अब क्या क्या हो सकता है इसमें आंसर? तो देखेंगे IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। कृत्रिम मुद्रा उसी को कहते हैं जिसको हम लोग पेपर मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर मुद्रा भी कहते हैं, याद रखेंगे, इसे पेपर मुद्रा भी कहा जाता है ना, जिसको हम बोल सकते हैं SDR। क्या कहेंगे? SDR। SDR का मतलब होता है मेरे साथी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसका मतलब हुआ विशेष आहरण अधिकार। क्या हुआ? विशेष आहरण अधिकार। इस मुद्रा को पेपर मुद्रा भी कहा जाता है और इसे कृत्रिम मुद्रा भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन हुआ क्लियर। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, बिहार बजट 25-26 के घोषणा अनुसार बिहार में कहां कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? चलिए करेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में जो है जबरदस्त क्वेश्चन ये आने वाला है, ध्यान देना है। 31 क्वेश्चन जो है बिहार से क्वेश्चन है, क्या पटना में, बेगूसराय में, दरभंगा में, या मुंगेर में? चलिए तो याद रखना है आपको कि ये बेगूसराय में स्थापित होने वाला है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये है, चलिए ये पूर्वांचल का क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास में। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में किया गया है, कहां कहां किया गया भाई? गंगटोक, सीवोक, रंगपो, ईटानगर। याद रखना है
पहली बार है, वहां तो कोई पहले था ही नहीं, अब नया वहां पे चला है गया है रेलवे, तो सबसे पहला उसका स्टेशन का शुरुआत हुआ, उद्घाटन जो हुआ है रंगपो। कहां हुआ मेरे साथी? सी बिल्कुल सही जवाब है, रंगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई थी? ध्यान देना है, दिसंबर 1966, सितंबर 1968, नवंबर 1969, अक्टूबर 1969। ध्यान देना है, तो दिसंबर 1966 में एडीबी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यह है, भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पूरा विश्व का क्षेत्रफल है, उसका कितना प्रतिशत भूभाग आपका भारत का है? याद रखना है 2.0, 2.6, 2.8 और 2.2। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये भारत का भूगोल का प्रथम चैप्टर में ही आपको ये मिल जाएगा कि विश्व के क्षेत्रफल के भारत के पास 2.4% भूभाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा किस राज्य में है भाई? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। देखेंगे नाथुला दर्रा है मेरे साथी, ये आपका सिक्किम में है। कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, निम्न में कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है? कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है? याद देखेंगे CH3COOH मतलब COOH कह सकते हैं, HCl, HNO3, H2SO4। निम्न में से जो अम्ल दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अम्ल को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं? याद रखेंगे, एक होता है प्रबल अम्ल, क्या होता है? प्रबल, एक होता है दुर्बल। दुर्बल का मतलब कि कमजोर, है ना, पूछ लिया गया है। दुर्बल अम्ल ये जो है CH3 और COOH, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल, याद रखना है। और क्षारीय भी होता है, दुर्बल क्षारीय और प्रबल क्षारीय। 0 से 14 तक की इसकी मान होती है, पीएच मान, याद रखना है सबको। पीएच मान के खोजकर्ता कौन है मेरे साथी? आप कमेंट बॉक्स में जरा बताएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? देखना है कौन सा है या कौन सा नहीं है। कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकिरणित करता है, ये कह रहा है कि नहीं करता है, यही वाला गलत हो जाएगा आपका, यानी बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल सही जवाब। बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, तो कौन सा गुण नहीं है? तो याद रखना कि बी वाला गुण नहीं है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए लगे रहिए इंडिया, है ना। यहां पे आपको देखना है, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या है? त्रिबंध देखना है, याद रखना है। तो कहता है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n+1, याद रखना है CnH2n-2 त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का समान अणुसूत्र में आ जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, बॉक्साइट जो कि एक मिट्टी जैसा पदार्थ होता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? देखेंगे बॉक्साइट से संबंधित थोरियम, एल्युमिनियम, लोहा, कोयला। तो याद रखना है बॉक्साइट से तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एल्युमिनियम से संबंधित आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन पे आप पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस, जितना संभव हो क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, टिक लगाइए। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी तीसरी
अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है? तीसरी, भारत, जापान, जर्मनी और फ्रांस। तो तीसरी जो बन गया मेरे साथी वो बन गया है आपका जर्मनी। तो आपको लग रहा होगा तो प्रथम कौन है, तो ध्यान देना है, प्रथम जो है अमेरिका है, प्रथम जो है अमेरिका है। और पूछा जाएगा कि दूसरा कौन है, तो ध्यान रखना है अमेरिका के बाद दूसरा आपका चीन है, और तीसरा में तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि तीसरा कौन है, तो जर्मनी है। और पूछ लिया जाएगा कि चौथा कौन है, तो चौथा में जापान है। और पूछ लिया जाए कि पांचवा कौन है मेरे साथी, तो पांचवा अगर बताना होगा तो पांचवा अभी वर्तमान में आपका प्यारा देश भारत है। या ध्यान रखिएगा, मे भी ऐसा हो सकता है कि 2026 और 30 के पहले ही जापान को कहीं पीछा न धकेल दे और आपका प्यारा सा भारत चौथा पौधान पर संभावना है कि हो सकता है। लेकिन वर्तमान में याद रखना है कि प्रथम अमेरिका है, दूसरा चीन है, और तीसरा आपका जर्मनी है, चौथा जापान और पांचवा आपका प्यारा देश भारत है। चलिए तो अगला क्वेश्चन ले चलते हैं। 41 क्वेश्चन आपके पास ये है मेरे साथी। चलिए बहुत कम समय के साथ में आपको लगाना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। शिगेरू इशिबा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? करेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड को। तो याद रखना है आपका जापान इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास ये रहा क्वेश्चन। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? शांतिवन, होयसल स्मारक समूह, मोईदाम कब्रगाह, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा ऐसा भारत का प्रमुख स्थल है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसका स्थान भारत में 43वां उसका स्थान रखा गया है? तो वो है मेरे साथी मोईदाम कब्रगाह। क्या है? मोईदाम कब्रगाह। कोई पूछते कि मोईदाम कब्रगाह है कहाँ, कोई क्या मतलब कि अगले सेट में या किसी और क्वेश्चन आंसर में या किसी एग्जाम में आ जाए कि मोईदाम कब्रगाह कहाँ है मेरे साथी, तो ये भारत के असम में है। कहाँ है? असम में। और अगर ये पूछ केमा बताया गया तो 43 43वां है। और इसके याद रखेंगे 41वां शांति निकेतन और 42वां होयसल और 43वां आपका मोईदाम कब्रगाह असम को दिया गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा मेरे साथी। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? देखिएगा 20%, 50%, 70%, 90%। तो ये भूटान के स्पेशल क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका हो जाएगा वनाच्छादित क्षेत्र 70%। भारत के लिए आप जानते होंगे किसी भी हालात में पर्यावरण को देखते हुए भारत में 33% पर वन होना बहुत जरूरी है, जो अभी तक 33% नहीं हो पाया है। प्रयास में हम लगे हुए हैं। भूटान के क्षेत्रफल का 70% वन आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है ना? 15%, 20%, 30% एवं 7%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 30% एवं 7%। तो बिहार के लिए स्पेशल क्वेश्चन है मेरे साथी, मात्र 7% याद रखिएगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हाँ, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? देखिएगा, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? स्थल मार्ग द्वारा, वायु मार्ग द्वारा, समुद्री मार्ग द्वारा या पाइपलाइन? याद रखना मेरे साथी कि भारत में प्राचीन काल, मध्यकाल से लेकर के अभी आधुनिक हम लोग जो काल में चल रहे हैं, सबसे ज्यादा अभी तक होता आ रहा है और होता भी रहा है, अभी भी हो रहा है। सबसे ज्यादा व्यापार हमारा जल मार्ग के द्वारा होता है।
स्थल मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग, पाइपलाइन। इसमें तो आप समझ में आ गया होगा, जल मार्ग का मतलब समुद्री मार्ग से सबसे सहज होता है और कम खर्च पड़ता है, इसलिए सर्वाधिक व्यापार हमारा समुद्री मार्ग से ही होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 पर आप पहुंचते हैं और आपका क्वेश्चन ये रहता है आपके स्क्रीन पे, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेल्जियम में कह रहा है कि सामाजिक आधार का जो बंटवारा होता है, विभाजन होता है, वो किस आधार पर होता है, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, या रंग के आधार पर, या भाषा के आधार पर। तो आंसर देखिए मेरे दोस्त, यहां भाषा के आधार पर ही सामाजिक विभाजन किया जाता है। कहां, बेल्जियम, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहता है साथी आपके लिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए। इसी तरह के क्वेश्चन को मैं कहा करता हूं कि दोस्त इजी है मगर क्वेश्चन बहुत बिजी है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा जो है यह एक प्रकार के अस्थाई सदन है। कैसा सदन है, ये अस्थाई सदन है। इसकी विघटन होती है कितने वर्षों पर, 4 वर्षों पर, 5 वर्षों पे, 6 वर्षों पे, या 10 वर्षों पे बताना है। तो ये 5 वर्षों पे विघटित हो जाती है। और लोकसभा के जैसा ही बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, उसका नाम विधानसभा चुनाव है ना। तो विधानसभा चुनाव ये भी जो हो जाती है, ये भी अस्थाई है मेरे साथी, और इसको भी विघटन होता है और इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष पे होता है, याद रखेंगे। चलिए ठीक है। और अगर लोकसभा के अलावा पूरे राज्यसभा का, तो उसके लिए 6 वर्ष नहीं मारना है, उसके सदस्यों को है ना, उनके सदस्यों का जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल बिल्कुल 5 और 6 वर्ष का नहीं होता है, वो जो है अस्थाई है, बिल्कुल रूप से अस्थाई है, याद रखना है। चलिए ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपका ये, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति, देखेंगे यहाँ पे एक अनुसूचित जाति है और एक अनुसूचित जनजाति आता है ना, याद रखना है। एक अनुसूचित जाति है और एक अनुसूचित जनजाति आएगा। तो कह रहा है कहा लोकसभा में, तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या जो होगा और एक जनजाति का वो अलग होगा। जनजाति का होता है 47। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, लोकसभा में अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति का कह रहा है 84 होगा, 37, 41 या 51। तो याद रखना है अनुसूचित जाति की संख्या यहाँ पे 84 है ना, और जनजाति की संख्या 47 है मेरे साथी। क्लियर है, ये सीटें आपके आरक्षित है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपके स्क्रीन पे, 49 नंबर का क्वेश्चन है मेरे साथी, विधानसभा का नेता कौन होता है। देखिए विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, 5 साल पर इसका होता है भैया। ये विघटन हो सकता है और अस्थाई है, याद रखेंगे। इसको निम्न सदन भी हम लोग बोलते हैं। और इसका नेता कौन होगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष। तो याद रखिएगा विधानसभा का नेता विधानसभा का मुखिया होता है, यानी कि मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपका स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आप लोग इसको क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन देखिए, जो सटीक होगा उसका आंसर आप लगाइएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है, 242, 246, 248 या 249। जो आपको लगता है सटीक सही, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे मेरे साथी। तब तक मैं इसी 50 क्वेश्चन नंबर के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में नए 50 क्वेश्चन के साथ में। तब तक विदा लेता हूं मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।